नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। बात करेंगे सबसे पहले सबसे बड़े राज्य देश के यूपी की। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर घाटमपुर में ठेकेदार और नहर विभाग के लापरवाही की मार ग्रामीण झेल रहे हैं। साड़ नहर में बना हुआ दरगाही लाल पुल की जर्जर हालात अब लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रही है। दरअसल ठेकेदार ने बिना नहर विभाग के परमिशन के ही पुल का कार्य शुरू कर दिया, जिसके 2 दिन बाद नहर चालू हो गई और कार्य रुक गया, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि जो बड़े वाहन हैं वो सभी साड़ से मोहानीपुर होकर जाते हैं और गांव की टूटी और धंसी हुई सड़क से गांव वालों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इतनी परेशानी के बावजूद सांसद विधायक देखने तक नहीं आते। ग्रामीणों का कहना है कि अपनी पीड़ा वो किसको सुनाएंगे। आने जाने वाले वाहनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। परिवार का भरण पोषण करने में लाले पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुल की मरम्मत करा दी जाए, जिससे छोटे वाहन सुचारू रूप से चल सकेंगे और ग्रामीणों को राहत मिल सकेगी। रोड खराब है सर, गाड़ियों में नुकसान आ रहा है और इसके बाद धंधा व्यापार है नहीं, थोड़ा बहुत है सर। वो पुल बंद कर दिया इसकी वजह से, और वही बंद बनाने वालों ने सबने बंद करा दिया है। समस्या कुछ नहीं हो, खुदाई उदाई करने में थोड़ा सा वो कर दिया, बाकी बंद कर दिया गया। तो समस्या है नहीं। समस्या ये मानीपुर ग्राम मानीपुर रहते हैं, और जो मिर्जापुर से जो पुल बना है नहर में, वो ठेकेदार ने बनवा नहीं पाया। और यहाँ से गाड़ियाँ निकलती मिर्जापुर के मानीपुर में, यहाँ इतना दलदल है कि ये मान लो तो भाजपा सरकार कहती है कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। यहाँ पर गड्ढा मुक्त क्या है, अपने जानवर भी हम लोग लाते हैं तो यहाँ पर बचने के लिए अपने वो मार देते हैं तो जानवर भी खत्म हो जाते हैं। अब बताओ कैसे निवारण होगा यहाँ किसान का। एक गाड़ी से टक्कर मार के चले गए, देख ही नहीं पाया, दोबारा रोड का घर है। अब हार तो खेत ले जाएंगे मान लो जानवर। जब गड्ढा है, पानी इतना इतना भरा है तो झटका मारी गाड़ी निकालते हैं, अपना देख नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, तो जानवर टक्कर हो जाता है। हाँ भैया, ये भाजपा सरकार जो है, यहाँ के मान लो सांगा है विधायक जी हैं इनकी, देखने तक नहीं आते। वादा कुछ करते हैं, होता कुछ है। किसान का बरगलाव करके सारा मुनाफा लेते हैं, घाटा लेते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की। आपको बता दें कि यूपी के सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज कस्बे के एक होटल में बुधवार की शाम को हिंदुत्व पर प्रहार महाप्रलय को आमंत्रण संगोष्ठी का आयोजन हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जहां पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देश में इन दिनों हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की साजिशें हो रही हैं। ऐसे में सनातन धर्म को जागृत करने के उद्देश्य से आमंत्रण नामक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन उमरियागंज में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। ऐसे आयोजनों की जरूरत है और हमें कट्टर नहीं, कट्टर से कट्टर हिंदू को, जब तक हम कट्टर नहीं बनेंगे, ये हिंदू समाज को अपमानित करने वाले लोग कभी हिंदू समाज को अपमानित करते रहे। और इसीलिए आयोजन किया गया है। इस आयोजन को हम लोग विस्तार देंगे, विभिन्न क्षेत्रों में करने के बाद कम से कम हिंदू अगर बहुत सरल रहेगा, सहिष्णु रहेगा, वही याद है कि आओ मेरे गले पे मारो, मेरे हाथ गले डाल के मारो, तो दूसरा काम फैला तो ये सिद्धांत चलेगा। तो गले पे कान पे मारते रहेंगे और हम बात जूता खाते रहेंगे, ऐसा सिद्धांत चलेगा। जिले में भी धर्मांतरण का कई मामला है। जिले में धर्मांतरण का मामला विशेष रूप से वासी चल रहा है। उस घटना के बाद हम लोगों ने FIR भी कराया था, कार्रवाई भी कराई, फिर ऐसा सूचित आया है, फिर आगे बढ़ेंगे और आगे डुमरियागंज के हिंदुओं के लिए आप जो है क्या करना चाहते हैं? डुमरियागंज के हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, आप जैसे लोगों को भी साथ साथ जगाना चाहते हैं। जागिए, जब तक जागिएगा नहीं तब तक हिंदू खड़ा होगा। तरीके का जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, आंतरिक कलह जो पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिली है, और एक लोगों का प्रतिनिधित्व जिन लोगों को मिला 2024 उन्होंने एक तरीके से हिंदू विचारधारा को प्रहार करने का जो काम किया है। जरूरत है कि इस विचारधारा जो सोई हुई लोगों को जगाने की इस तरीके से आयोजन करना पड़ेगा। हिंदुत्व कोई एक तरीके से मतलब कोई धर्म के बारे में बात नहीं है, यहाँ पर हिंदुत्व एक विचारधारा के मामले में बात है। जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि कोई एक
पर्टिकुलर जाति समुदाय से। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सभी का समान रूप से सम्मान होता है, सभी को समान रूप से हमारी संस्कृति में देखा जाता है और उसको नकारने का काम कर रहे हैं। तो जरूरी है ऐसे आयोजन करना। लेकिन ऐसा देखा गया है पिछले कुछ दिनों से कि कोई भी किसी धर्म के प्रति कोई होता है तो तमाम जो है आफत आ जाती है, प्रोटेस्ट होता है, लड़ाई झगड़े होता है। तो ये झगड़े को बढ़ाएगा नहीं? हाँ बिल्कुल, इस तरीके जैसे हम हम ये कहते हैं कि भारत संवैधानिक एक तरीके से संवैधानिक देश है और यहाँ पर हमारा संविधान सर्वोपरि है। हम अपने संविधान से एक नहीं जाते, लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन तब भी उस धर्म निरपेक्षता में जब सभी धर्मों के सम्मान की बात है तो विशेषता हिंदू धर्म पर ही क्यों प्रहार किया? क्या भारत के लिए सेक्युलरिज्म घातक है? नहीं, सेक्युलरिज्म एक तरीके का भ्रम है। यदि मैं ये कहूँ कि सेक्युलरिज्म क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है, व्यक्ति स्वयं ही धर्म निरपेक्ष है, उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो प्रारंभ में धर्म निरपेक्षता नामक कोई शब्द था ही नहीं, न समाजवाद नाम का कोई शब्द था। जब भारत का निर्माण हुआ, हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके अंतर्गत उन्होंने फंडामेंटल राइट में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे मौलिक अधिकार सबको दे दिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आती है और उन्हें धर्म निरपेक्ष शब्द क्यों जोड़ना पड़ जाता है? अर्थात उनको आंतरिक रूप से रहने वाले लोगों से कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है या उन्हें लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, तो धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ देते हैं अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। जहाँ पर उनकी कोई अस्तित्व नहीं, उसको बनाए रखने के लिए धर्म निरपेक्ष एक शब्द कहा गया। धर्म निरपेक्ष प्रत्येक भारत अपने आप में कहने की जरूरत नहीं है, इसका इतिहास धर्म निरपेक्ष रहा है। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। तो आपको बता दें कि यूपी के चंदौली में एनएचएआई विभाग 55,000 पौधों का रोपण करेगा। चंदौली में हाईवे किनारे 3,000 पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर डीएम ने पौधारोपण कर अभियान का आगाज किया। जहां जिला मुख्यालय स्थित आरती मिल के समीप नेशनल हाईवे 19 की खाली जमीन पर एनएचएआई के एक पेड़ मां के नाम अभियान में डीएम चंदौली ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का आगाज किया। बता दें कि यूपी सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने को कृत संकल्पित किया है। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट 19 पर 55,000 वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3,000 पौधों का रोपण चंदौली जनपद में होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए डीएम चंदौली निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि जनपद चंदौली में हाईवे किनारे खाली जमीन पर 3,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। हम लोग यहाँ एनएचएआई द्वारा प्लांटेशन कराया जा रहा है सासाराम खंड द्वारा, उसमें मैं यहाँ पर शामिल हुआ हूँ। हमारे साथ यहाँ सीडीओ साहब मौजूद हैं और पीडीएनए साहब भी मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी प्लांटेशन का अभियान चल रहा था, उसी के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा भी एक अभियान प्लांटेशन का चलाया जा रहा है। इसका मुख्य थीम है एक पेड़ मां के नाम। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, सभी लोगों ने पेड़ लगाए हैं। बहुत खुशी की बात है कि एनएचएआई के सासाराम खंड द्वारा 55,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं अपनी स्ट्रेच में, जिसमें से कुछ हज़ार पेड़ चंदौली जनपद के अंतर्गत जो स्ट्रेच आता है NH-19 का, उसमें भी लगाया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि लोगों में भी प्लांटेशन और पेड़ों के रखरखाव के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। सर, पेड़ हैं उन सभी को सुरक्षित रखने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे। जहाँ पर ट्री गार्ड लगाना संभव है, उन सभी जगहों पर ट्री गार्ड लगाया जाएगा। समय समय पर उसको खाद पानी भी दिया जाएगा और अगर कोई पेड़ जिसको आवश्यकता हो किसी प्रकार से सपोर्ट देने की, तो उसको सपोर्ट दिया जाएगा। ये कार्यक्रम इसमें हम लोग एक पेड़ की पौधारोपण कर रहे हैं। हमारा जो नेशनल हाईवे है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्टेज में है। तो जो हमारे पास रोड साइड में ज़मीनें हैं, वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और प्लांटेशन करके इनका उचित रखरखाव भी करेंगे। और लोगों से भी अपील है कि जिनके घर या खेत के सामने पेड़ लग रहे हैं, उसकी संरक्षण वो भी करें ताकि ये पेड़ सुरक्षित रहें और आगे। तो अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। तो यूपी के मुरादाबाद में एमडीए की कार्रवाई गरीबों के झोंपड़े तक नजर आ रही, जहां दबंग उद्योगपतियों के सामने एमडीए का बुलडोजर नतमस्तक होता नजर आ रहा है। मुरादाबाद में एमडीए की टीम द्वारा लगातार अतिक्रमण को लेकर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन मुरादाबाद के उद्योगपतियों के सामने कार्रवाई नाकाम होती हुई नजर आ रही है।
जहां बीते दिनों लगातार गांगन गंगा नदी के किनारे डिजाइन को कंपनी के संचालक द्वारा गांगन गंगा नदी की हरित क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिसे तोड़ने के लिए एमडीए की अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर डिजाइन कंपनी की दीवार को तोड़ने का कार्य करने पहुंचे थे, जहां लगभग 2 से 3 घंटे तक एमडीए की कार्रवाई देखी गई, लेकिन बाद में एमडीए की टीम वापस लौट आई और अतिक्रमण को पूरी तरह से नहीं हटा पाई। देखिए रिपोर्ट। जैसे कि पूर्व में लगातार कार्रवाई चल रही थी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई हुई थी कुछ जगहों पर, लेकिन बात की जाए तो बड़े जो कारोबारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन पर आखिर कार्रवाई करने से एमडीए का बुलडोजर भी कांप गया। लेकिन बात की जाए तो आज हमने जब बात करी विकास प्राधिकरण में आकर जो प्रवर्तन अधिकारी हैं अंजू लता जी, उनसे हमने जब बात करी है तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया, लेकिन हमें अपने वर्जन में ये बताया कि जो ये कार्रवाई डिजाइनको फैक्ट्री पर की जा रही थी, हरित क्षेत्र पर जो उनके द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, उसके लिए वो कहीं ना कहीं आगे चले गए। लेकिन बात की जाए तो इतना समय दिया गया, आखिर जिस वजह से डिजाइनको कंपनी के मालिक को कोर्ट तक जाने की मोहलत मिली। अब देखना ये है कि क्या कितने समय के लिए डिजाइनको कंपनी के मालिक इस कार्रवाई को रोक पाएंगे, या ये कार्रवाई बड़े रसूखदार कारोबारियों के लिए यही रुक जाएगी। क्या बाबा जी का बुलडोजर ऐसे बड़े उद्योगपतियों के आगे नतमस्तक हो जाएगा? अब देखने की बात यह है एमडीए द्वारा डिजाइनको कंपनी की अवैध निर्माण व हरित क्षेत्र की जगह पर किए गए कंस्ट्रक्शन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। कि आपको बता दें, कहीं जाने वाली मुरादाबाद पीतल नगर गांगन नदियों और रामगंगा जैसी नदियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से कुछ खबरें दिखाई गई थी कि गांगन नदी और गंगा जैसी नदियों को रामगंगा जैसी नदियों पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था, कुछ उद्योगपतियों व कुछ बिल्डरों द्वारा एवं कुछ भूमाफियाओं द्वारा। वहीं उसी क्रम में बात करें तो सुदर्शन न्यूज़ की खबर पर असर देखते हुए यहाँ विकास रसूख और पैसे के दम पर इस एक्सपोर्ट फर्म के मालिक ने यहाँ पर एमडीए की कार्रवाई को भी रोक दिया। शासन को चुनौती देते हुए एमडीए के बुलडोजर आए तो सही, लेकिन वो बुलडोजर ना जाने कैसे कैसे वापस लौट गए। कुछ चंद ही मिनटों में कुछ कार्रवाई करने के बाद कोर्ट की मानक थे, कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन वो कोर्ट के केस जीतने के बाद एमडीए यहाँ पर कार्रवाई करने आया था और एमडीए ने ये भी बताया था मुख्यमंत्री और शासन के निर्देश के अनुसार 100 मीटर या कुछ जो हरित क्षेत्र बनता है नदी का, उसके आसपास कोई भी निर्माण या अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये यहाँ पर कोई भी इस तरह की कार्रवाई आपको होती हुई नहीं दिखेगी। एमडीए ने पीछे दिनों कुछ तो कार्रवाई करी, वो काफ़ी दूरी पर एक कुछ मीटर की दीवार गिराई गई, लेकिन बाकी कंस्ट्रक्शन ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पानी का जलस्तर बढ़ता है, गंगा नदी अपने पैर पसारती है और आप देख सकते हैं ये भूमि का कटान हुआ है, जो अवैध अतिक्रमण हुआ था, ये मट्टी कटी है और पानी ऊपर चढ़ा था। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो शासन के अधिकारी और प्रदेश के मुखिया के आदेश और निर्देशों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं ऐसे बड़े उद्योगपति और भूमाफिया। उसी क्रम में मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ, इसके चलते कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई, लेकिन एक नया गेट खेलने की तैयारी और एक्सपोर्ट फर्म के मालिक द्वारा कर ली गई। वहीं अब बात करेंगे यूपी के संभल की। आपको बता दें कि यूपी के संभल में डीएम ने नगर पालिका संभल में छापेमारी कार्रवाई की है, जहां पर 6 घंटे छापेमारी कार्रवाई चली। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके चलते 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का डीएम ने आदेश दिया। तो वहीं डीएम की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला संभल नगर पालिका का है, जहां सुबह करीब 7 बजे डीएम ने छापा मारा। डीएम ने स्थलीय निरीक्षण कर डोर टू डोर काम करते कर्मचारी देखे गए। वहीं मौके पर करीब 100 कर्मचारी कम मिले और किसी जगह कोई भी और काम करता हुआ मिला। तो वहीं कूड़ा कलेक्शन फर्म मालिक और सुपरवाइजरों के बीच डीएम की कार्रवाई को लेकर हड़कंप मच गया। जो डोर टू डोर वाली कंपनी है उसकी कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, अनियमितताएं थी, तो उन्हीं अनियमितताओं पर हमने एक एक कर्मचारी का सत्यापन किया, भौतिक सत्यापन भी किया और जो इनका डॉक्यूमेंटेशन था उसको भी हमने विस्तार से देखा। तो बहुत सारी चीज़ें वो मिली जो वास्तव में नहीं हैं लेकिन शो हो रही हैं। और चेयरमैन साहब ने एक पत्र भी मुझे दिया है जिसमें 6 सदस्यीय कमेटी हमने बैठा दी है जो जांच करेगी। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब के माध्यम से एक एफआईआर भी हो रही है, तो वो एफआईआर भी आज दर्ज हो गई है
तो हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और इस तरह की कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई उसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, इसमें क्या हाँ, कुछ लोग हैं जो इसके अंदर मूल रूप में थे, कर्ता धर्ता के रूप में थे, तो उनको पकड़ के अभी भेज दिया है क्योंकि उसी FIR के तहत वो चले गए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें प्रकरण बनता है वो है कि जन सुविधा सही ढंग से नहीं मिल रही थी, जिसमें EO साहब परेशान थे, चेयरमैन साहब भी परेशान थे। तो हम ये चाहते थे कि एक बड़ी कार्रवाई करें क्योंकि आप सभी का मत था कि एक मिल करके बड़ी कार्रवाई हो तो सब चीज़ें खुल करके सामने आए। सर FIR के निर्देश दिए सर, कौन लोग शामिल हैं? FIR में 6 लोग शामिल हैं। आपको चेयरमैन साहब बताएंगे कौन कौन शामिल हैं। तो 6 लोग शामिल हैं। सर जांच कमेटी में कौन कौन लोग हैं? जांच कमेटी ADM साहब की अध्यक्षता में है, जिसमें हमारे EO साहब रहेंगे, डिप्टी कलेक्टर रहेंगे, सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर रहेंगे, यहाँ के SDM रहेंगे और एक और अधिकारी, कुल 6 अधिकारी इसमें शामिल हैं। पिछली बार से जो ठेके में इसमें हुआ है उसकी भी जांच होगी, डिटेल जांच की जा रही है। किसी में भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग सर ऐसे भी पाए गए जो अपने दूसरे परिवार के सदस्य की जगह वो हमने बोला है चेयरमैन साहब को, यदि कोई बहुत बीमार है, आ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाए और कर्मचारी कम पड़ते हैं तो उनको आउटसोर्सिंग से लिया जाए। किसी की जगह किसी ऊपर कोई काम कर रहा है तो ये उचित नहीं है। सर कर्मचारियों की शिकायत है कि 2 महीने से PF नहीं मिला है, उनकी जो PF की भी शिकायत है। हमने जो हमारे लेबर ऑफिसर हैं सुरेंद्र जी, उनको भी बुलाया, उनसे भी हमें पता चला कि लगभग 30% कर्मचारियों का PF नहीं जमा हो रहा था। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं ये बहुत निर्धन होते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, यही वास्तव में रियल में किसी शहर को चमकाते हैं। यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो समझिए हम खुद समस्या में हैं। सर के अंदर दूसरी नगर पंचायतों में भी इस तरह का आपका अभियान रहेगा, चेकिंग रहेगी क्या? वो तो नियमित रूप से जो आज मैं औचक सफाई का निरीक्षण करने आया, उसी के दौरान मुझे ये सब चीज़ें पता चली। सर एक चैट आपके संज्ञान में अभी आई है जो WhatsApp पे चैट की गई है डोर टू डोर वाले मामले में, उसमें कंपनी का जो इनका यहाँ का जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो रिप्रेजेंटेटिव भी बताते हैं अपने कंपनी का, उन्होंने सबको, जितने भी इनकी बीट प्रभारी थे, उन सबको ग्रुप में WhatsApp किया था कि DM साहब पूछे तो ये बताना कि हमारे साथ 4 लोग काम करते हैं। तो उसको भी हमने FIR में मोबाइलों को भी जो उसमें जैसे कुछ कब्जे मोबाइल कब्जे में नहीं लिए, मोबाइल केवल देखने के लिए हमने लिए थे कि सब मोबाइल के अंदर वो समान रूप से चैट आई थी, लेकिन कुछ मोबाइल से उन्होंने डिलीट फॉल और कर दिया तो वो डिलीट हो गई थी, किंतु कुछ मोबाइलों के अंदर वो चैट थी तो उसकी हमने कॉपी कर ली है और वो कॉपी FIR के साथ भी लगा दी। सर एक कलेक्शन वाहन की बात करें तो 40 कूड़ा वाहन है, लेकिन मौजूदा में 20 ही वाहन खड़े हैं, उनको सभी की हालत खराब है, उनको क्या है? इनकी मरम्मत का अनुबंध में प्रावधान था और बार बार चेयरमैन साहब की ओर से, EO साहब की ओर से कहा भी जा रहा था कि मरम्मत कराई जाए, लेकिन एजेंसी मरम्मत भी नहीं करा रही थी, इसीलिए पूरी कार्रवाई हुई थी। तो इनकी अच्छी तरह से मरम्मत की जाएगी और जो वाहन अनुपयुक्त पाए जाएंगे उनको स्क्रैप करके नए वाहन भी लिए जाएंगे ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। वहीं अगली खबर यूपी के रुपईडीहा पुलिस को लेकर है। आपको बता दें कि पुलिस को यहां बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक थार कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी ID पर लिए गए 49 सिम कार्ड, 48,320 नकदी समेत 10 बैंकों के डेबिट व क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने बताया कि इनके द्वारा सोशल साइट टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी खाता खुलवाकर अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाते थे। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि मोहम्मद आरिफ, फैज खान, मोहम्मद अशरफ व उसामा बेग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में SP ग्रामीण ने बताया कि इनके जाल में कई लोग फंस जाते थे। फिलहाल इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना रुपईडीहा और SSB के संयुक्त टीम द्वारा 4 लोगों को उसमें पकड़ा गया है और ये नेपाल से, यहाँ से नेपाल जा रहे थे थार गाड़ी से। ये 4 लोग आरिफ, फैज खां, अशरफ और उसामा बेग हैं, जो कि जनपद बहराइच के रहने वाले हैं। इनके पास से एक लैपटॉप, 13 मोबाइल, 49 सिम, 46,320 रुपया, 10 क्रेडिट कार्ड और थार गाड़ी इनसे बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में पता चला कि इनके द्वारा फर्जी सिम, जो 49 सिम लिए गए हैं और जो विभिन्न मोबाइल फ़ोन मिले हैं, फर्जी अकाउंट खोल करके जो गेमिंग ऐप हैं जैसे रमी है, ऑक्टाफ्लेक्स वगैरह है, इसमें अपने मोबाइल नंबर लिंक करा करके और जो अकाउंट अपना ये फर्जी खुलवाते थे उसमें पैसा ट्रांसफ़र कराते थे। उससे काफ़ी लोगों को फर्जी जो है अकाउंट के माध्यम से और पैसे लेकर के उसमें धोखाधड़ी करते थे। इस संबंध में से गहन पूछताछ की गई है और इनको अभी जेल भेजा जा रहा है और उसका स्टडी रिमांड लेकर के विभिन्न इनके जो सिम लिए गए हैं, किस ID से लिए गए हैं, कौन से इनके कस्टमर हैं, कौन कौन से इन्होंने अकाउंट खोले हैं
और ये टेलीग्राम के माध्यम से जो विभिन्न ग्रुप हैं उनसे ये अकाउंट नंबर फर्जी प्राप्त करते थे, उनसे कांटेक्ट करके और अपने मोबाइल नंबर लिंक करा करके वो सब पैसा अपने उसमें ट्रांसफ़र करा लेते थे। ये अभी 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कितने लाख? अभी तक लगभग 50 लाख के आसपास इनका है कि इन्होंने सब ये किया है, लेकिन बाकी किस अकाउंट से कितना पैसा इनके पास में गया है, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, किसके अकाउंट उसमें किए थे, किन के नाम से फर्जी सिम लिए गए हैं, इसमें सर्विलांस की और साइबर की टीम लगा करके इसमें विस्तृत जांच की जा रही है और वे विवेचना करके इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा। अब ये काफ़ी दिनों से कर रहे थे और ये चूँकि ये सब दिखेंगे इनके मोबाइल नंबर से और सर्विलांस के माध्यम से कि कौन कौन से इनके अकाउंट हैं और कौन कौन से कहाँ से प्री एक्टिवेटेड सिम इन्होंने कहाँ से लिए हैं, कौन कौन लोग दुकान वाले इन्वॉल्व हैं, तो गहन विवेचना करके इसमें बाकी लोगों को भी जो प्रकाश में आएंगे किया है। खातों को सीज भी कर दिया गया है? अभी फिलहाल नहीं है, अभी चूँकि ये भी विवेचना के विषय है। इनके खाते जो एक्चुअल इनके खाते उसमें भी देखा जाएगा, अकाउंट निकाला जाएगा डिटेल वगैरह कि किन किन खातों में इनका गया है। इसमें टीम लगी हुई है और उसकी विवेचना चल रही है। ये अपनी गद्दी नहीं, ये नेपाल तो केवल घूमने जा रहे थे, रहने वाले बहराइच के ही हैं, तो ये बॉर्डर के ही बहराइच बॉर्डर पे ही पकड़े गए हैं और तलाशी इनके बाद सब सामान मिला था। तो फिलहाल तो अभी कोई ऐसे इनकी बात प्रकाश में नहीं आई है। इस इशू पर भी जांच चल रही है? हाँ, विभिन्न जितने भी इनके जो कॉन्टेक्ट में हैं या जो भी सिम वगैरह हैं क्या है सब इसमें जांच की जाएगी। वहीं अगली खबर यूपी के मैनपुरी से है। तो यूपी के मैनपुरी में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां कई थानों में इरफान के खिलाफ 24 संगीन मामले दर्ज हैं। दरअसल आरोपी बदमाशों ने मैनपुरी के बिछवा थाना के भवी चंदपुर गांव में चोरी की थी, जहां आरोपी बदमाश नकाब लगाकर जेवरात, बंदूक व नकदी चुरा ले गए। तो वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस व चोरी की बंदूक बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस के मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, आज हमारे थाना अध्यक्ष बिछवा अवनीश त्यागी उनकी टीम चेकिंग कर रही थी फरपुर रोड में। तो ये नगला पाल के पास एक ऑटो से 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए, तो उस ऑटो को रोकने का इन्होंने प्रयास किया। तो वो तेज़ी से भगाने लगा, तो इन्होंने उसका पीछा किया और जब घेराबंदी उसकी की तो उधर से फायरिंग करने लगे। पुलिस ने उसको घेर करके जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो उसमें से एक जो इरफान बंजारा है, जो थाना अलीगंज एटा का रहने वाला है, उसके बाएं पैर में गोली लगी है और उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा जिससे फायरिंग करा है वो बरामद हुआ है। एक नाली बंदूक बरामद हुई है। इसके बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने और उसके साथियों ने एक 20/21 की रात को भवी चंदपुर में थाना बिछवा में एक नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें ये जो एक नाली बंदूक है ये भी चोरी गई थी और साथ साथ उसमें कुछ जेवरात और पैसे चोरी गए थे। तो इन्होंने इस घटना को भी स्वीकार किया है अपने साथियों के साथ मिलकर के। तो एक ये अच्छा अपराधी है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो कई ज़िलों में इसमें एटा, कासगंज और मैनपुरी में लगभग इसमें 24 मुकदमे, 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, गैंगस्टर और गोवध जैसे गंभीर अपराध इसमें दर्ज हैं और एक शातिर अपराधी है और जिसमें इसके पैर में गोली लगी है, इसको तत्काल अस्पताल भेजा गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक पुलिस की बड़ी सफलता है जिसको आज हमारी बिछवा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। वहीं अब बात करेंगे कौशाम्बी की। तो आपको बता दें कि यूपी के कौशाम्बी जिले में मामूली विवाद में पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर ससुरालियों को लाठी डंडे से जमकर पिटवाया। इसमें एक बुजुर्ग को दबंगों ने नंगा करके पिटवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना से इलाके के लोग में आक्रोश है। तो वहीं पुलिस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। अब बात करेंगे गुजरात की। तो आपको बता दें कि गुजरात के सूरत एसओजी और झीला पंचायत हेल्थ विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बिना डिग्री के 16 फर्जी डॉक्टरों को 2,34,450 नकदी माल सहित संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गुजरात राज्य सूरत शहर के पंडेसरा और डिंडोली विस्तार में बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। एसओजी को एक बात में मिली थी कि सूरत में कई लोग ऐसे हैं कि जिसके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है और वो डॉक्टर के तहत काम कर रहे हो, लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन का और
ग्लूकोज का बोतल भी चढ़ा रहे। तो एसओजी ने पूरी 5 टीम बनाई और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को साथ में लिए ऐसे 16 बोगस डॉक्टर हमने आज पकड़े हैं। किन किन इलाकों से डॉक्टर पकड़े गए हैं और किस तरह से तफ्तीश कर रहे हैं? और टोटल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके तहत हमने पांडेसरा एरिया में से 9 डॉक्टर और डिंडोली में से 7 डॉक्टर, टोटल 16 डॉक्टर पकड़े हैं। इसमें से कई किस तरह से ये लोगों को दवाएं देते थे, क्या लोगों के अंदर इन्होंने अपना माहौल बना रखा था? और इन्होंने अपने सबने क्लिनिक खोल के रखे थे और लोगों को कोई छोटी मोटी बीमारियां होती थी तो दवाइयां भी देते थे और बोतल भी चढ़ा रहे थे और लोगों में यही माहौल था कि ये डॉक्टर ओरिजिनल डॉक्टर है। लेकिन पुलिस ने जब रेड की तो इनकी डिग्रियां क्या मिली, कितनी इनका एजुकेशन है जो लोग पकड़े गए हैं? और हमने पूछताछ की तो इनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो 9 से लेकर 12 तक के पढ़े हुए हैं। बैकग्राउंड क्या था इनका, क्यों इन्होंने डॉक्टर का यही काम करना पड़ा? इनका बैकग्राउंड ये था कि पहले जो रेगुलर मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होते हैं उसके वहाँ वो जॉब कर रहे थे, कोई उसमें हेल्पर था, कोई वहाँ कंपाउंडर था। तो फिर वहाँ उन्होंने देखा कि भाई कैसी कैसी तकलीफ होती है तो कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, तो उसके अनुभव के तहत उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। पुलिस ने इन डॉक्टरों के साथ किस तरह से रेड की? क्या खुद पुलिस के लोग भी मरीज बनकर उनके पास गए? पुलिस ने हमने पूरी टीमें बनाई एसओजी की और वहाँ डायरेक्ट रेड की और उनके पास हमने सर्टिफिकेट मांगा तो उनके पास नहीं मिला, तो फिर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ ही था तो हमने ये कार्यवाही की। सर, जिस तरह से 16 फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा गया है, तो ये 16 डिग्री में से कई ऐसे डॉक्टर हैं जो पिछले 4 से 5 साल जो करीबन ये जो है लोगों को इलाज कर रहे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन है वो 2 साल से ज़्यादा के वक्त से इलाज कर रहे थे, लेकिन अभी ये कार्यवाही हुई है और अभी हम आगे भी जो पुलिस स्टेशन विस्तार है उसमें कैसे ऐसे डॉक्टर जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको पकड़ लेंगे। वहीं अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले की मडवास चौकी अंतर्गत ग्राम हिनौता में एक व्यक्ति को पीट कर हत्या कर दिया गया, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जहां मृतक व्यक्ति के मरने के बाद शव को हिनौता गांव में लाकर सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई। तो वहीं आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के ही धार जिले की। धार जिले के धामनौद शहर के रहवासी क्षेत्र के पुलिस ने धामनौद के होटल से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने होटल पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं और 15 पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में धर दबोचा है, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं धामनौद थाना पुलिस पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, काफी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि धामनौद में महेश्वर फाटे पर एक दीपक लॉज है जहाँ पे अवैध गतिविधियों का संचालन हो रहा है, जो आज थाने की टीम द्वारा दीपिका, सब इंस्पेक्टर दीपिका के उसमें गठित कर कार्रवाई की गई है, जिसमें आज 15 पुरुष और 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई जारी है। सर, इन्हें जेल भेजा जाएगा या पीआर मांगा जाएगा? बिल्कुल, अभी जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद सभी को न्यायालय पेश किया जाएगा। अब बात करेंगे राजस्थान की, तो आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में एक कैफे में घुसकर हमला व तोड़फोड़ की गई है, जहां 2 घायल हो गए हैं। घटना की फुटेज में पत्थर और बेसबॉल का उठा कर ले जाते हैं आरोपी नजर आ रहे हैं। इस हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमला करने वालों में से 3 को नामजद कर तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।